वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आपके संस्थान में इतिहास विषय की कक्षाएं संचालित हैं। आप लोगों को एक छोटी सी खुशखबरी देनी है। आपके संस्थान में यूजीसी, नेट, जेआरएफ, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए लगातार कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ज्योग्राफी विषय की कक्षा हमारे संस्थान के जो अन्य सदस्य हैं डॉक्टर विश्व प्रकाश पांडे जी ले रहे हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्र की कक्षा, राजनीति विज्ञान की कक्षा, इतिहास की कक्षा हम स्वयं ले रहे हैं। सारी कक्षाएं संस्थान में चल रही हैं और इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र में जिन भी बच्चियों को यूजीसी नेट की तैयारी करनी है उनकी नियमित क्लास संस्थान में संचालित है। देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कक्षाएं संचालित हैं और हमारे जो संस्थान के जो अन्य सदस्य हैं जो कक्षाएं संचालित ले रहे हैं उनका मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9454 83 61 48। देखिए 94 54 83 61 48 ये कार्यालय का भी नंबर है और बात भी हो जाएगी। जिनको ज्योग्राफी विषय से तैयारी करनी है, जिनको इतिहास विषय से तैयारी करनी है, जिनको समाजशास्त्र से तैयारी करनी है और जिनको राजनीति विज्ञान से तैयारी करनी है, संस्थान से जुड़ें। यह एकमात्र संस्थान है जो कि यूजीसी नेट को समर्पित है। आपके शहर में यूजीसी नेट की कहीं तैयारी नहीं कराई जाती है और जब तक यूजीसी नेट की आप व्यापक तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे परीक्षा देते रहिए हर साल में 2 बार, सिलेक्शन नहीं होगा। 1 साल का पूरा ये तैयारी है क्योंकि यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है अच्छा खासा पाठ्यक्रम है, एक स्टैंडर्ड लेवल, और वही अध्यापक आपको पढ़ा सकता है जिसके बाद विषय की समझ हो। इसके अलावा हमारे संस्थान में या आपके संस्थान में टीजीटी की कक्षा, पीजीटी की कक्षा, एलटीजीआईसी, जीडीसी, हायर एजुकेशन की कक्षाएं संचालित हैं और इसके अलावा आरओ, बीईओ, पीसीएस, प्री मेंस की, जीएस की भी कक्षाएं संचालित हैं। तो यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा सारे विषयों की तैयारी की जाएगी, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। देखिए, हम लोग स्पेशलाइज रूप से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस का जीएस के सारे भाग, आरओ के सारे भाग की तैयारी कराते हैं। वनडे वगैरह की तैयारी हमारे संस्थान में एक और दूसरी विंग तैयार हो रही है जो वनडे की, टेट की, सुपर टेट की विषयों की तैयारी कराएगी। तो आप लोग संस्थान से जुड़िए और ऑनलाइन चैनल आप लोग देखते होंगे। ऑनलाइन चैनल में हमारे संस्थान में जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी आप विषय की गुणवत्ता देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अन्य कोचिंगों से इसकी आप तुलना कर सकते हैं। हम किसी कोचिंग को हमको बुराई यहाँ नहीं करनी है या अपनी कोचिंग की बड़ाई नहीं करनी है, बस आपको संदेश यही देना है कि क्वालिटी से समझौता मत करिए। जो भी विषय पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट तैयार करिए, एडमिशन वहाँ लीजिए, समय वहाँ खर्च करिए, पैसा वहाँ खर्च करिए जो आपको विषय की समझ पैदा कराने। तो देखिए, ये सब बातें हैं संस्थान की और अभी फिर से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमको मौर्य वंश का इतिहास पढ़ना है। हम लोगों ने कहानी की शुरुआत किया था पाषाण काल से। पाषाण काल के बाद हम लोग आए सिंधु नदी घाटी सभ्यता में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से वैदिक काल में, बीच में हम लोग ताम्र पाषाण काल की यात्रा किए, लौह काल की यात्रा किए। उसी के साथ साथ वैदिक काल में हम आपको बताए थे कि छोटे छोटे जन उत्तर वैदिक काल में जनपद का रूप लेते हैं। आपको बताया था 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते 16 महाजनपदों का जन्म होता है। बड़े उत्तर भारत में ज्यादातर महाजनपद हैं, दक्षिण भारत में भी महाजनपद हैं। सारे महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध महाजनपद ने
सारे महाजनपदों को आपस में विलीन कर लिया। तो जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। आपको यह भी बताए थे कि मगध पे शक्तिशाली राजवंशों का शासन आरंभ होता है। योग्य शासक होते हैं, कभी बिंबिसार होगा, कभी अजातशत्रु होगा, कभी उदयन होगा, कभी शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग होगा, कभी कालाशोक होगा। नंद वंश के शासक आएंगे, महापद्म नंद, घनानंद जैसे शासक होंगे जो मगध की सीमा का अधिकाधिक विस्तार करेंगे। उसी समय आप देखेंगे जब मगध पे नंदों का शासन था तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि पश्चिमोत्तर भाग आपको बताए थे विकेंद्रीकृत था, जिसका फायदा उठाने की कोशिश ईरानियों ने भी किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी यूनानियों ने भी किया। मध्य भारत में वो नहीं बढ़े, क्योंकि मध्य भारत का जो राजनीतिक परिवेश था वह अपेक्षाकृत भिन्न था, क्योंकि मध्य भारत में नंदों का शक्तिशाली शासन स्थापित था, जिसके पास एक विस्तृत सेना थी। सिकंदर के सैनिक पश्चिमोत्तर भारत से मध्य भारत में बढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। सिकंदर को वापस लौटना पड़ा और रास्ते में उसे इतने जनजातियों से संघर्ष करना पड़ा कि वह जाते जाते ही अपने प्राण को त्याग दिया। तो एक हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत किया है। इतिहास विषय में मेरी यही कोशिश है कि आपको विषय का समझ पैदा कराया जाए। एक वंश का दूसरे वंश से लिंकअप कैसे होता है, इसको तैयार कराया जाए। पढ़ाने के दौरान ही उन बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो परीक्षा उपयोगी हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हमारी अभी एक श्रृंखला प्रारंभ होगी, प्रैक्टिस कराएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से आपको देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे चैनल पे, और उसके बाद दूसरे दिन उसकी व्याख्या करेंगे। उसका न्यूनतम शुल्क संस्थान निर्धारित करेगा। परीक्षा उपयोगी जितने तथ्य हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा में आगे आ सकते हैं, उसमें से मिलेंगे, यह संभावना व्यक्त की जा रही है। और हमारा प्रयास है कि आपको जितनी भी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबकी एक कुशल तैयारी कराई जाए। इसी के साथ साथ देखिए, हम लोग मौर्य राजवंश पे आते हैं। मौर्य राजवंश देखिए, आपको बताए थे मध्य भारत में नंदों का शासन था, मगध पे नंदों का अधिकार था। नंद वंश जनता में अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि घनानंद जैसा शासक जनता की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा था। उसी समय संयोगवश वह एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य होता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य होता है, उसका अपनी राजसभा में अपमान कर देता है। राजसभा में अपमान करने के बाद चाणक्य वहां से निकलता है। वहां से निकलने के बाद वह, इतिहासकार कहते हैं, प्रण लेता है कि इस नंद वंश का हम समूल नाश कर देंगे। इसी क्रम में उसकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य योग्य शासक बाद में बनता है, और उसका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी, बचपन में ही दिखने लगती है। वह चाणक्य का, जिसको चाणक्य ने पसंद किया था, वह निश्चित रूप से वह भविष्य में योग्य शासक के रूप में उभरता है। चाणक्य की जो पहचान होती है, चाणक्य की जो दृष्टि होती है, सही आदमी पे एकदम जाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तराशा, उसे अनेक विद्याओं में अभ्यास कराया, प्रशिक्षित किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय उसे ले जाता है, वहां उसकी शिक्षा दीक्षा कराता है, और एक कुशल योद्धा के सारे गुणों का विकास उसके अंदर कर देता है। उसी समय घनानंद की स्थिति अच्छी नहीं होती है। घनानंद जनता से में अलोकप्रिय होता है, जिसका फायदा चंद्रगुप्त मौर्य उठाता है। चाणक्य योग्य शिक्षक था, योग्य आचार्य था। वह जानता था
किस परिस्थिति में क्या कदम उठाना है। चाणक्य की सारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य की को सारी बात बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौके का फायदा उठाता है और नंद वंश को के शासक घनानंद को पराजित करता है और मगध पे एक ऐसे वंश की स्थापना करता है जिसकी सीमा का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक चला जाता है। यह मात्र इसकी राजनीतिक उपलब्धि ही इस वंश की नहीं थी, यह एक ऐसा वंश था जिसने न केवल विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया अपितु यह सुव्यवस्थित एवं प्रशासनिक प्रणाली का नियमित रूप से निर्माण किया। मौर्य काल में जो आपको प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी, मौर्य काल में जो आपको टैक्सेशन व्यवस्था मिलेगी, मौर्य काल में जो अधिकारियों का एक वर्ग मिलेगा, मौर्य काल में जो एक निश्चित रूप से एक बड़ी अस्थायी सेना मिलेगी, मौर्य काल में जो एक गुप्तचर व्यवस्था मिलेगी, वह आने वाले राजवंशों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। इसे मौर्य काल का हमको अध्ययन करना है, इसका विस्तृत अध्ययन करना है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, क्लासेस देखिए इसमें मौर्य काल में लंबी चलेगी, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक को नोट करिएगा और इसको रिवीजन करिएगा। मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन इस आपके क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन करने में आपको असुविधा नहीं होगी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि एक राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। राजकीलम खेल होता है, उसमें बीच में वो राजा बन जाता है, उसकी अगल बगल छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, वह प्रजा का के रूप में वो रहते हैं, वह उनसे बातें सुनता है और फैसला देता है। बचपन में ही उसके अंदर राजा के गुणों का विकास हो गया था। पारखी नजर थी किसकी? चाणक्य की। कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये आपको एक स्पेशल क्लास लेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। कौटिल्य की पारखी नजर पहुंचती है, उसको पहचानता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी थोड़ा सी गार्जियनशिप का अभाव था, अभिभावक का अभाव था, तो उसको तक्षशिला लेके चला जाता है, वहीं उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करता है। तो हम मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे, हम मौर्य काल के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग मौर्य काल के मौर्य राजवंश से परिचित होते हैं, उसकी राजधानी से, उसके राज चिन्ह से, उसके शासक से, उसके स्रोतों से। देखिए पहली बात तो मौर्य राजवंश, नंद वंश के बाद अगला जो राजवंश है मौर्य राजवंश है। इसका जो समय है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के बीच का समय है। महत्वपूर्ण राजवंश है। भारत की सीमा का अत्यधिक विस्तार होता है। भारत उस वैज्ञानिक सीमा को छूता है इसको अंग्रेज और यहां तक कि मुगल भी नहीं छू पाए थे। तो देखते हैं, देखिए इस वंश का जो संस्थापक होता है चंद्रगुप्त मौर्य नामक योग्य शासक होता है। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री होता है, इसका पुरोहित होता है, इसका गुरु होता है। उसी के संरक्षण में चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा होती है। राजधानी आपको बता दें पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की जो विस्तार की यात्रा है, पाटलिपुत्र के जो विस्तार की यात्रा है यह शुरू होती है इसके कहां से? ये जब यात्रा कर रहा था, यह जब बिंबिसार जब पाटलिपुत्र का जब विस्तार कर रहा था, वहीं से पाटलिपुत्र की विस्तार की यात्रा शुरू होती है और समाप्त कहां होती है? अशोक के कलिंग विजय के साथ। अब देखिए राजधानी पाटलिपुत्र, इसके जो अन्य शासक हैं कौन हैं? इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अगला शासक इसका है बिंदुसार, अशोक जैसा महान शासक। अशोक के बाद मौर्य वंश के शासक निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, यही फाइनली मौर्य वंश की पतन का कारण बनते हैं। जो निर्बल उत्तराधिकारी थे यही अशोक के पतन का कारण बनते हैं, मौर्य वंश के पतन का कारण बनते हैं। इसके जो अन्य उत्तराधिकारी थे, कुणाल था, दशरथ था, संप्रति था, शालिसूक था, बृहदत्थ है इसका अंतिम शासक था। इसी की हत्या किया था कौन? पुष्यमित्र शुंग ने
और भारत में शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्यता काल जब हम पढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। सारे राजवंश के बारे में लोग, सारे शासक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इनके धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पोषक था, बिंदुसार का भी धर्म आजीवक या जैन धर्म के करीब था, अशोक महान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसी प्रकार से अन्य शासक है, सबके धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सब शासकों ने किस किस धर्म को संरक्षण दिया, इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका जो राज चिन्ह था वह मयूर था, और लौरिया नंदन लेख में जो ऊपर अष्टम लेख में जो मयूर का एक प्रकार से जो चिन्हांकन हुआ है, जो मौर्यों का, उसी पे आकृति मयूर की जो बनी हुई है, वही फाइनली मौर्यों का राज चिन्ह होता है। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। इसका शासन 322 से 184 ईसा पूर्व हो गया। राजधानी पाटलिपुत्र। बिंबिसार ने पाटलिपुत्र का विस्तार की शुरुआत किया। अशोक के कलिंग विजय के साथ ही समाप्त हुई। अंग को बिंबिसार ने अंग को जीता था पहली बार। अंग को जीत के मगध के विस्तार की शुरुआत किया था, और यह अशोक के कलिंग विजय के साथ समाप्त होती है। राजचिन्ह मयूर हो गया। देखिए, मौर्यों ने केवल विस्तृत साम्राज्य का ही निर्माण नहीं किया। सबसे बड़ी बात है प्रशासन के क्षेत्र में उनका योगदान, शासन के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था, जो भारत में आने वाले न तो एंशिएंट में, न तो मिडुअल में, न तो मॉडर्न में किसी भी राजवंश में देखने को नहीं मिलता है। उनका महामात्य जो थे, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, समाहर्ता संनिधाता जैसा उनका पद जो था, उनका जो प्रशासनिक विभाजन था, केंद्र से लेके गांव तक का जो विभाजन हुआ था, टैक्सेशन कैसे गांव से लेके केंद्र तक पहुंचता था, कैसे समाहर्ता नामक एक अधिकारी की पद का सृजन किया गया था, जो रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार होता था। उनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी, विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों के बारे में चर्चा चाणक्य करते हैं, सबकी हम लोग चर्चा करेंगे। रज्जुक नामक पद, नगरी प्रशासन की अलग व्यवस्था है, जिले के प्रशासन का अलग व्यवस्था है, कहीं एग्रोमोनोई नामक पद है, कहीं एस्ट्रोमोनोई नामक पद है, प्रतिष्ठा नामक पद है, रज्जुक नामक पद है। कुशल प्रशासनिक क्षमता को दिखाता है। जब आपकी ट्रेनिंग होती है मसूरी में, जब आप आईएएस बनते हैं, या जब आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, जब पीसीएस बनते हैं लखनऊ में, तो आपको चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ने को दिया जाता है। हम लोग राजधानी के बारे में अध्ययन किए, राजचिन्ह के बारे में पढ़े। लौरिया नंदन स्तंभ लेख में जो मयूर का चित्रांकन हुआ है, वही इनका राजचिन्ह था। आपको बताए कि इन्होंने न केवल विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक सुव्यवस्थित एवं प्रशासकीय प्रणाली का भी एक प्रकार से इन्होंने शुरुआत किया। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था किसी भी राजवंश में देखने को नहीं मिलती है। कारण देखिए क्या था, इतना जो सुव्यवस्थित प्रशासन था, क्यों था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हो रहा था। एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जब तक सुव्यवस्थित प्रशासनिक अमला नहीं होगा, तब तक साम्राज्य पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। आप देखे होंगे, मुगलों ने साम्राज्य को नियंत्रण करने के लिए ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। सल्तनत काल में आप देखिए, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो सब कुछ है, प्रशासन जब बढ़ेगा, सीमा का जब विस्तार होगा, तो कुछ न कुछ प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था का इजाद करना पड़ेगा। वही काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और सलाह किसने दिया? चाणक्य ने दिया। देखिए, आपको बताए थे कि किसी भी राजवंश को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले उसके इतिहास के साक्ष्य के बारे में अध्ययन करना होगा, और साक्ष्यों का इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना साक्ष्यों की सहायता लिए हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। एक शब्द भी हमको बोलना है तो बिना साक्ष्य से का सहायता लिए हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे आपको बताए कि मगध के 6th सेंचुरी बीसी का जो इतिहास है, उसके जानने की क्या क्या साक्ष्य हैं। पाषाण काल के इतिहास जानने के क्या साक्ष्य हैं।
लौह पाषाण लौह काल के जानने का क्या साक्ष्य है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सामग्री हमें उत्खनन से मिली है। वैदिक काल के बारे में जानने के लिए हमें वैदिक साहित्यों पे हमारी निर्भरता है। इसी के साथ साथ हम मौर्य वंश के साक्ष्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और देखिए, साक्ष्यों का जो विभाजन होगा वह 3 भागों में होगा। साक्ष्यों का जो विभाजन होगा वह 3 भागों में होगा। हम साहित्यिक साक्ष्यों की भी सहारा लेंगे, हम पुरातात्विक साक्ष्यों, मुख्यतः अभिलेखी साक्ष्यों का भी सहारा लेंगे, हम विदेशी यात्रियों के विवरण का भी सहारा लेंगे, और इन सब के सहयोग से ही हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जहां तक मौर्य साम्राज्य के साक्ष्यों का बात है, करते हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी विवरण, तीसरा अभिलेखी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य खूब है, पुराण से जानकारी मिलती है, विशेषकर विष्णु पुराण से मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण जानकारी देता है, अर्थशास्त्र से पूरा मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इसको लिखा है। अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चा करेंगे, कितने अधिकरण है, कितने भागों में विभाजित है, कितने प्रकाशित कराया, क्या क्या जानकारी मिलती, सबका वर्णन होगा। तो मौर्य काल के इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्यों में अर्थशास्त्र है, पुराण है, विशेषतः विष्णु पुराण से जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ दीपवंश, महावंश, सिंघली वो साहित्य है, इससे जानकारी मिलती है। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र, भद्रबाहु जैन धर्म का आचार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन आचार्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था, कैसे जीवन के अंतिम समय में वह श्रवण बेल को गोला का नाटक चला गया था, सबके बारे में चर्चा होगी। हेमचंद्र ये भी जैन लेखक है, इसके परिशिष्ट वर्मन नामक ग्रंथ से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, मौर्यों के बारे में पता चलता है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मौर्यों के विशेषकर से चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषण और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है, निम्न जात में उत्पन्न कहा गया है? तो यह कहा गया है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। तो साहित्यिक ग्रंथ इसके अलावा भी हैं, यह सब परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा किए हैं। अब देखिए, विदेशी विवरण में देखिए, मेगास्थनीज नामक सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर ने की संधि हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। उस संधि में यह था कि एक यूनानी राजदूत आएगा जो मौर्य दरबार में रहेगा। उसी क्रम में मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज यहां पर आएगा, उसका जो विवरण है इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार के बारे में, उसकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, उसकी निजी सुरक्षा के बारे में मेगास्थनीज कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा स्त्रियां, महिला अंगरक्षिकाएं करती थी। मतलब मौर्य काल में महिलाओं को सुरक्षा कर्मी के रूप में नियुक्त किया जाता था। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। मौर्यों को भी प्रशासन के मुख्य कामों में उपयोग किया जाता था, जिम्मेदारी भरा पद दिया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में वर्णन है, उसकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वर्णन है। संथरा और संस्था नामक 2 गुप्तचर होते थे। गुप्तचरों को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। बड़ा महत्व था गुप्तचरों का। इंडिका में प्लिनी एक लेखक है, स्ट्रैबो है, और प्लूटार्क जस्टिन के विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, विदेशी यात्रियों का 3 वर्ग है। एक सिकंदर के पहले की विदेशी यात्री,
इसमें हेरोडोटस है यूनानी यात्री हेरोडोटस है, टीसीएस है। मतलब यूनानी यात्रियों का विभाजन हम किए हैं। सिकंदर के पहले के सिकंदर के पहले के जो विदेशी यात्री हैं कौन कौन हैं? सिकंदर के पहले के जो विदेशी यात्री हैं उसमें हेरोडोटस है, टीसीएस है। सिकंदर के समकालीन जो विदेशी यात्री हैं निरियाकस है, आनेफ्रिकिटस है, अरिस्टोबुलस है। इनके विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ अब सिकंदर के बाद के जो विदेशी यात्री हैं सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज, प्लिनी, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन के विवरण से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब देखिए, एक प्लूटार्क है, एक एरियन नेवी का नाम यूनानी यात्री है। यह चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स के नाम से उल्लेखित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स कहता है। और जस्टिन नामक जो विदेशी यात्री है वह सैंडोकोट्स और सिकंदर के बीच की मुलाकात का वर्णन करता है। परीक्षा में पूछा जाता है कौन विदेशी यात्री बताता है कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था? जस्टिन। और सैंडोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स नामक इतिहासकार करता है। यह भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। विदेशी यात्रियों के विवरण से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम सब पे चर्चा किए। स्ट्रैबो से क्वेश्चन, सैंडोकोट्स वाला क्वेश्चन, विलियम जोन्स जो इसका समीकरण साबित करता है, जस्टिन जो चंद्रगुप्त व सिकंदर के बीच की मुलाकात का वर्णन करता है। सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। इसी के साथ साथ अब साहित्यिक साक्ष्यों के का वर्णन हुआ, पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्णन हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों के वर्णन के बाद अब अभिलेखी साक्ष्यों का वर्णन होगा। अभिलेखी साक्ष्यों में हम शिलालेख का वर्णन करेंगे, स्तंभ लेख का वर्णन करेंगे, गुहा लेख का वर्णन करेंगे। देखिए, अभिलेखों की जो शुरुआत होती है वैसे आपको बताए थे कि जो 1400 ईसा पूर्व में बोगज गई अभिलेख से हमको वैदिक काल के इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवता का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अभिलेखों की जो परंपरा शुरू होती है वह मुख्य रूप से शुरुआत होती है कहां से? अशोककालीन लेख से। देखिए, अशोककालीन 40 लेख करीब मिले हैं। कहां से मिले हैं? अशोक के समय से के खुदवाए हुए मिले हैं। इन लेखों से के द्वारा मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और मौर्य वंश के विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो डीडी भंडारकर नामक एक चोटी के विद्वान हैं, उन्होंने अभिलेखों के आधार पे पूरा मौर्य वंश का इतिहास ही लिख डाला। जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति है, 1837 में इसने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था और अब इसको पढ़ने में उसे सफलता मिली थी। जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति, डीडी भंडारकर नामक व्यक्ति ने अभिलेखों की महत्ता पे प्रकाश डाला है। अभिलेखों के आधार पे मौर्य वंश का इतिहास लिखा है। अशोक के अभिलेख के अलावा जो अन्य अभिलेख हैं, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बड़ा महत्वपूर्ण है। नहरों के बारे में उल्लेख, झील के बारे में उल्लेख, और सबसे बड़ी बात शक शासक रुद्रदामन का लेख है। शुद्ध संस्कृत प्रांजल भाषा में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है। और पहली अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख एक साथ मिलता है। उसके राज्यपालों का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलेगा, अशोक का उल्लेख मिलेगा, स्कंदगुप्त का अभिलेख मिलेगा। तो जिन जिन शासकों ने सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, सुदर्शन झील की जो नहर निकली उसकी मरम्मत कराया, उसके बांधों का मरम्मत कराया, सबका वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। तो मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। दो और अभिलेख हैं मौर्यकालीन, सौगौरा का लेख है, महास्थान का लेख है। सौगौरा और आपके
गोरखपुर जनपद में है। कौड़ीराम, आजमगढ़ और गोरखपुर के बॉर्डर पे कौड़ीराम एक मार्केट है, वहीं से रास्ता जाता है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऐसा लेख है जो ताम्रपत्र पे लिखा गया है। महत्वपूर्ण क्यों है? आर्थिक अभिलेख है। क्यों? क्योंकि अन्नागार का वर्णन है, अन्नागार का चित्र बना है। और लोग कहते हैं कि जब कभी कभी संकट आता था, जब देश में अन्नों का संकट आता था, किसी प्रकार की महामारी आ गई या तो अकाल पड़ गए, तो उस दौरान अनाजों को उसमें सुरक्षित पहले से रख दिया जाता था और अकाल के दौरान उससे अनाजों का वितरण किया जाता था। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के बागोर डिस्ट्रिक्ट से महास्थान का लेख मिला है। इस अभिलेख में भी अन्नागार का वर्णन है, अन्नागार का चित्र बना हुआ है। वह भी उसी प्रकार का उपयोग होता था जैसे उपयोग सौगौरा में होता था। सौगौरा का अभिलेख विशुद्ध रूप से ताम्रपत्र पे लिखा गया है। इसी के साथ साथ अशोक का एक रुम्मिनदेही अभिलेख है। लोग कहते हैं कि अशोक अपने शासन राजाभिषेक के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा करता है। वहां के भाग को, कर के भाग को 1/8 भाग कर देता है। वह भी आर्थिक अभिलेख है। उसकी जो अंतिम पंक्ति उसमें लिखा गया है 8 भागिये च, 8 भागिये च का वर्णन है। महत्वपूर्ण लेख है। तो अशोक के लेखों से, महास्थान सौगौरा के लेखों से, अन्य स्तंभ लेख से, गुहा लेख से, शिला लेख से, साहित्यिक स्रोत से, विदेशी यात्रियों के विवरण से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण यह है मौर्य वंश के बारे में स्रोत हैं। देखिए आज की क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश से आपको परिचित कराए। हमारी नियमित क्लास चल रही है मौर्य वंश के बारे में, महत्वपूर्ण है, छोड़िएगा मत, क्लास रेगुलर देखिएगा। और हम लोग अगली क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार की चर्चा करेंगे। पहले राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे, राजनीतिक इतिहास के बाद हम लोग मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, मौर्यकालीन कला स्थापत्य की चर्चा करेंगे, फिर मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे, मौर्य काल का पतन कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।